Assalamu alaikum everyone. Today we will start our next chapter, that is endocrinology from first aid. इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में है सबसे पहले थायराइड की डेवलपमेंट। थायराइड कैसे डेवलप होता है? इस तरह से ये फिर फ्रेंजियल आर्चेस होती हैं, ठीक है। फ्रेंजियल आर्चेस से जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च है वहाँ से राइज होते हैं लिंगुअल स्वेलिंग। लिंगुअल स्वेलिंग से बनती है टंग, ठीक है। टंग और फिर इन स्वेलिंग से राइज होता है थायराइड ट्यूबरकल, और थायराइड ट्यूबरकल के लेवल पर ही प्रिमिटिव फेरिंग्स होता है। अब यहाँ से जो थायराइड ट्यूबरकल है यहाँ से राइज करती है थायरोग्लोसल डक्ट, और फिर यहाँ पर बनता है थायराइड ग्लैंड। और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये राइज करती है इसको हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। नॉर्मली तो ये डिसअपियर हो जाती है डक्ट, लेकिन अगर ये परसिस्ट करे तो इसको हम बोलते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट या फिर pyramidal लोब ऑफ द थायराइड। अब थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की स्वेलिंग में और थायराइड की स्वेलिंग में हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो ये डक्ट की स्वेलिंग है ना, ये टंग के साथ भी कनेक्टेड है और थायराइड के साथ भी, तो ये स्वेलिंग पर भी मूव करेगी और टंग प्रोट्रूजन पे भी मूव करेगी। जबकि थायराइड की स्वेलिंग जो है उसका टंग से कनेक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ स्वेलिंग पर ही मूव करेगी। इसके अलावा इसका डिफरेंस हमने देखना है विद परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनस के साथ। ये जो स्वेलिंग है थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट की, ये मिड लाइन होती है, जबकि सर्वाइकल साइनस की जो है वो लेटरल नेक में होगी। इसके अलावा जो फोरामेन सीकम है ये रेमनेंट होता है नॉर्मल थायरोग्लोसल डक्ट का। और जो सबसे कॉमन साइट है एक्टोपिक थायराइड टिश्यू की वो टंग होती है, जिसको हम लिंगुअल थायराइड बोलते हैं। अब इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं थायराइड में, फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर। फॉलिकुलर अराइज होते हैं एंडोडर्म से, जबकि पैराफॉलिकुलर अराइज होते हैं फोर्थ फेरेंजियल पाउच से। उसके बाद आ जाती है एनाटमी। एनाटमी में सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अब दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो पोस्टीरियर है वो सिक्रीट करता है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, जबकि बाकी सारे ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच भी बोलते हैं, और ये दोनों जो हैं वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया न्यूरोफाइसिन्स जो कि कैरियर प्रोटीन्स होती हैं इनटू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनते नहीं हैं, बनते ये हाइपोथैलेमस में, और फिर ये रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, और ये ड्राइव होते हैं न्यूरो एक्टोडर्म से, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे जो ग्लैंड्स हैं एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंडोर्फिन, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन है एमएसएच जो कि इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है। अब ये एमसीक्यू है कि ये जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ये ड्राइव होता है ओरल एक्टोडर्म से, जिसको राथकेस पाउच भी बोलते हैं। अब इसके दो सब यूनिट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो सबके लिए कॉमन होता है, टीएसएच, एलएच, एफएसएच जी सबके लिए कॉमन होता है, जबकि जो बीटा है वो हार्मोन स्पेसिफिक सबका अपना अपना बीटा सब यूनिट होगा। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोपियो मेलानोकोर्टिन डेरिवेटिव्स होते हैं। इसमें बीटा एंडोर्फिन है, एसीटीएच है और एमएसएच है। इसके अलावा कुछ बेसोफिलिक होते हैं और कुछ एसिडोफिल्स होते हैं, ठीक है। एसिडोफिल्स ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन है, ठीक है। इसके अलावा जो हैं वो सारे बेसोफिलिक हैं, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच और टीएसएच। उसके बाद आ जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स ड्राइव होता है मीजोडर्म से, जबकि मेडुला अराइज होता है न्यूरल
क्रेस्ट सेल से। ये इन्होंने एनाटमी दिखाई हुई है इसकी, ठीक है। ये कैप्सूल है, कॉर्टेक्स है और फिर मेडुला है। अब अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, कॉर्टेक्स के 3 जोन्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, जबकि मेडुला में होते हैं क्रोमैफिन सेल्स। अब इनकी रेगुलेशन किस तरह से होती है कि जो मेडुला है उसकी रेगुलेशन होती है वाया प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, और ये कैटेकोलामिन्स, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करवाता है। जबकि जबकि देखें अगर हम जोना ग्लोमेरुलोसा, इसकी प्राइमरी रेगुलेशन होती है एंजियोटेंसिन 2 से, और ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस एसीटीएच और सीआरएच से इनकी रेगुलेशन होती है। फेसिकुलेटा रिलीज करवाता है कोर्टिसोल जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और जो रेटिकुलरिस है ये रिलीज करवाता है एंड्रोजन्स। अब इसको इस तरह से याद रख सकते हैं GFR से, ठीक है। GFR ये सॉल्ट, ये शुगर और ये सेक्स, ठीक है। इस तरह से कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करवाता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ये एंड्रोजन्स। उसके बाद एंडोक्राइन पैंक्रियास सेल टाइप्स। अब आइलैट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कलेक्शन होती हैं, 3 तरह के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए और यहाँ से क्या क्या रिलीज़ होता है। अल्फ़ा सेल्स पेरिफेरी पे होते हैं और ये ग्लूकागोन रिलीज़ करवाते हैं। बीटा सेल्स सेंटर में होते हैं और ये इंसुलिन सिक्रीट करवाते हैं। और डेल्टा सेल इंटरस्पर्स्ड होते हैं और ये सोमेटोस्टैटिन रिलीज़ करवाते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी आ जाती है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले ADH है। ADH हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और हाइपोथैलेमस इसको सिंथेसाइज करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी कि इसने डायूरेसिस को कम करना है, मतलब कि वाटर परमेबिलिटी को ज़्यादा करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेगा, ठीक है। और कहाँ से करता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट सेल से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर अल्कोहल कंजम्पशन होगी तो उसकी वजह से ADH की सिक्रीशन ज़्यादा कम हो जाएगी, इसकी वजह से पोलीयूरिया और डिहाइड्रेशन होगी। उसके बाद है CRH। CRH का फंक्शन ये है कि इसने ACTH, MSH और बीटा एंडोर्फिन हॉर्मोन्स को के लेवल को इंक्रीज़ करवाना होता है, ठीक है। और ये क्रॉनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ में ये कम हो जाते हैं। उसके बाद डोपामीन है। डोपामीन और प्रोलैक्टिन का रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर डोपामीन ज़्यादा होगा तो प्रोलैक्टिन कम होगा। डोपामीन प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करता है। इसके अलावा ये TSH के लेवल को भी कम करता है, ठीक है। इसको हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो डोपामीन के एंटागोनिस्ट होते हैं जैसे कि कुछ एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि ग्लैक्टोरिया हो जाता है क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। डोपामिन कम होगा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से ग्लैक्टोरिया हो जाएगा। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इसने ग्रोथ हार्मोन के लेवल को ज़्यादा करवाना है, ठीक है। इसका एनालॉग होता है टेसामोरेलिन। इसको हम HIV एसोसिएटेड लिपोडिस्ट्रोफी ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने FSH और LH के लेवल को ज़्यादा करवाना होता है। अब इसको सप्रेस करता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, यानी अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा ना तो वो FSH और LH के लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम टॉनिक की बात करें, ल्यूप्रोलाइड है, ये सप्रेस करता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस को, यानी अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा होंगे तो ये सप्रेस कर देंगे
इस एक्सिस को, ठीक है, ताकि इनकी और रिलीज ना हो। इसके अलावा पल्सेटाइल रिलीज की वजह से पबर्टी होती है, फर्टिलिटी। इसके बाद MSH है। MSH जो है वो मेलानोजेनेसिस इंक्रीज करवाता है बाय मेलानोसाइट्स, ठीक है। अब कुशिंग डिजीज़ में इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि MSH, ACTH और बीटा एंडोर्फिन, ठीक है, इन सब का सेम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है प्रोपियोमेलानोकोटिन, ठीक है। सब CRH में भी हमने पढ़ा था कि ये सब के लेवल को इंक्रीज़ करवाता है, इनका प्रिकर्सर भी सेम ही होता है। तो जब कुशिंग डिजीज़ में ACTH ज़्यादा होता है तो MSH भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है हमें। उसके बाद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी हमने देखा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब ये जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है ड्यूरिंग लेबर। इसके अलावा मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स में इसका रोल होता है इन रिस्पॉन्स टू दी सकलिंग। अब ऑक्सीटोसिन का रोल फियर एंजाइटी में भी होता है कि फियर एंजाइटी को कम करता है, सोशल बॉन्डिंग इंक्रीज करवाता है। इसके अलावा मूड और डिप्रेशन में भी इसका रोल होता है कि इसकी वजह से मूड अच्छा हो जाता है। अगर इसका लो लेवल हो तो इसकी वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। इस वजह से इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोलैक्टिन। ये हमने पहले भी देख लिया था कि GnRH के लेवल को कम करवाता है, यानी कि LH और FSH के लेवल को कम करवाता है। इसके अलावा ये लैक्टोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करवाता है। अब जो पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा है अगर कोई, तो उसकी वजह से एमेनोरिया होगा, क्योंकि FSH और LH का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस होगी, हाइपोगोनाडिज्म होगा और प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने की वजह से लैक्टोरिया होगा। जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होगा, GRNH का लेवल कम होगा, जिसकी वजह से डिलेड पोस्टपार्टम ओवुलेशन होगी। इसको हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं इस वजह से, ठीक है। कि एक तो इसका लेवल अगर ज़्यादा होगा ना, तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, FSH LH कम होंगे, ओव्यूलेशन जो है वो डिले हो जाएगी। तो उसकी वजह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर भी ये यूज़ हो सकती है। उसके अलावा ये लैक्टोजेनेसिस भी करवाता है। अब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोलैक्टिन है ना वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस, यानी मिल्क प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। जबकि ऑक्सीटोसिन ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, यानी इसने रिलीज करवाना होता है और इसने प्रोड्यूस करवाना होता है। उसके बाद सोमेटोस्टैटिन स्टैटिन जो है ये हार्मोन जो है ना, इसने सारे हार्मोन्स के लेवल को ऑलमोस्ट कम ही करवाना होता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन और TSH दोनों को ही कम करवा देता है। इसको हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहते हैं और इसको हम एक्रोमेगैली ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद TRH है। TRH और TSH और प्रोलैक्टिन दोनों के लेवल को ज़्यादा करवाता है। तो अगर TRH का लेवल ज़्यादा है ना, जैसे कि प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लैक्टोरिया होगा।